नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने से पहले आयोग कार्यालय में शुल्क जमा करना होगा। सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 800 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश के एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये तक तय किया गया है। शुल्क का भुगतान आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए चालान, QR कोड या बैंक पर्ची के माध्यम से किया जा सकेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि शुल्क जमा करना साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के तहत 32,438 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 से 28 जुलाई तक प्रयागराज के DSA ग्राउंड में आयोजित होगी। RRB प्रयागराज के अंतर्गत 2020 पदों के लिए 3,736 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उम्मीदवार 18 जुलाई से RRC की आधिकारिक वेबसाइट से ई-कॉल सेंटर डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में पुरुषों को 35 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर चलना और 1000 मीटर दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। महिलाओं के लिए 20 किलोग्राम वजन और 1000 मीटर दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में निर्धारित है। प्रयागराज नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए 107 करोड़ रुपए की लागत से 300 से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यह कार्य मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत होगा, जिससे ग्रामीणों से नगर निगम में शामिल इलाकों के लोगों का आवागमन आसान होगा। 3 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों को RCC और इससे कम चौड़ी सड़कों पर इंटरलॉकिंग लगाई जाएगी। जल निकासी के लिए दोनों ओर नालियां भी बनाई जाएंगी। बारिश के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू होगा। परियोजना के तहत करीब 100 से 120 किलोमीटर सड़क और लगभग 300 किलोमीटर नालियों का निर्माण किया जाएगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे और जनगणना के कारण इनमें कोई देरी नहीं होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव संवैधानिक दायित्व है, इसलिए संबंधित विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर जनगणना कार्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव परंपरागत रूप से फरवरी-मार्च में होते रहे हैं। आयोग ने यह भी बताया कि देश की 95 करोड़ मतदाताओं वाली सूची का नियमित अद्यतन किया जा रहा है। सुभाषपा अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डबल इंजन सरकार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रही है और जौहर यूनिवर्सिटी पर कानून अपना काम कर रहा है। राजभर ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के निर्माण में सरकारी जमीन और संसाधनों का दुरुपयोग हुआ तथा ट्रस्ट के माध्यम से रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों से आत्ममंथन करने की बात कहते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में 559 करोड़ रुपए की 68 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार संभल की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। योगी ने दावा किया कि 68 तीर्थों के पुनर्जीवन, 24 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास और कब्जा मुक्त जमीनों का वितरण गरीबों को दिया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी और संभल में भगवान हरिहर की परंपरा के अनुरूप कार्य होगा। साथ ही भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहने की बात कही। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक अधिकारी को तनख्वाह कहने के मामले में राहत नहीं मिली। MP MLA स्पेशल कोर्ट ने उनकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 वर्ष की सजा और जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा। ये मामला चुनाव प्रचार के दौरान भोट क्षेत्र के मनकरा गांव की सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसे प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की SIT की विस्तृत जांच में ट्रस्ट के पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की भूमिका प्रमुख बताई गई है। रिपोर्ट में अनिल मिश्रा की संलिप्तता के संकेत मिलने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है, जबकि सुभाष पहले से जेल में है। सूत्रों के अनुसार FIR में नए नाम भी जोड़े जा सकते हैं। वहीं ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की गई। सूत्रों के अनुसार FIR में नए नाम भी जोड़े जा सकते हैं। वहीं ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई है।
एसआईटी ने भविष्य में पारदर्शिता के लिए नियमित बैंक कर्मचारियों से गणना कराने सहित कई सुधारात्मक सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर और सिकंदराबाद में 574 करोड़ रुपए की 57 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप, छात्रवृत्ति, आयुष्मान कार्ड, टूल किट और अन्य सहायता वितरित की। जनसभा में योगी ने कानून व्यवस्था में सुधार का दावा करते हुए कहा, ना कर्फ्यू, न दंगा, सब चंगा। उन्होंने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, गंगा एक्सप्रेसवे, रिंग रोड और मेडिकल कॉलेज जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे बुलंदशहर के विकास, रोजगार, उद्योग और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार विकास और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये चोरी नहीं बल्कि कलाकारी हुई है और इसके पीछे बड़े लोगों की भूमिका है। गोंडा में गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात पर भी टिप्पणी की और कहा कि अब यूपी से विदाई का समय आ गया है। उन्होंने मथुरा मुद्दे पर कहा कि पहले अयोध्या से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। मौलाना जर्सीस के बयान को उन्होंने प्रसिद्ध पाने का प्रयास बताया। उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग, बुजुर्ग और असहाय राशन कार्ड धारकों को घर पर ही राशन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। खाद्य एवं रसद विभाग ऐसे लाभार्थियों की सूची तैयार कर रहा है जो शारीरिक कारणों से कोटे की दुकान तक नहीं पहुंच सकते। सूची पूरी होने के बाद कोटेदारों के माध्यम से उनके घर राशन पहुंचाया जाएगा। खाद्य मंत्री मनोज पांडे की समीक्षा के बाद विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार सभी जिलों में पात्र लोगों की पहचान की जा रही है। इस व्यवस्था से जरूरतमंदों को हर महीने राशन लेने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर में जलभराव और खराब सड़कों को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शहर की तस्वीरें साझा करते हुए स्मार्ट सिटी योजना पर खर्च हुए अरबों रुपए का हिसाब मांगा। अखिलेश ने तंज किया कि मुख्यमंत्री की इंजीनियरिंग में ऊंची नीची सड़कें दिखाई दे रही हैं। उन्होंने जलभराव से प्रभावित लोगों, व्यापारियों और किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही जल निकासी, सफाई अभियान, पेयजल, दवा और राहत व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। सपा प्रमुख ने कहा कि गोरखपुर की स्थिति विकास के दावों की वास्तविकता दिखा रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जौहर यूनिवर्सिटी पर संभावित बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, इसलिए कार्रवाई के बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखा जाए। मसूद ने कांवड़ यात्रा से पहले सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद पर उन्होंने मालिकाना हक और कानूनी प्रक्रिया को आधार बताते हुए सरकार को घेरा। जिन्ना मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनके लिए मोहम्मद अली जिन्ना देश के विभाजन के सबसे बड़े गुनहगार हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की सौमित्र विहार आवासीय योजना को अगस्त में लॉन्च करने की तैयारी है। मोहनलालगंज नई जेल रोड स्थित इस योजना के लिए जमीन देने वाले किसानों को शुक्रवार को विकसित भूखंड आवंटित किए गए। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से 192 किसानों को भूखंड मिले हैं। अब परिषद आम लोगों के लिए योजना का पंजीकरण शुरू करेगा। अधिकारियों के अनुसार योजना में आवासीय सुविधाओं के साथ बेहतर विकास कार्य किए जाएंगे। किसानों को भूखंड आवंटन के बाद अब आम नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। योजना के लॉन्च के बाद लोग इसमें पंजीकरण करा सकेंगे। और उत्तर प्रदेश में 19 जुलाई को मानसून का असर जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा में मौसम ठंडा और सुहावना रहने के आसार हैं। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी, हालांकि उमस बनी रह सकती है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।